हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 अंडर राइटिंग के बारे में। व्हाट इज अंडर राइटिंग और ये अंडर राइटिंग कैसे काम करता है, किस सेक्टर में काम करता है, इनके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, आज इसकी शुरुआत करेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद दो तीन वीडियोस के बाद, दो तीन लेक्चर्स के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे और इनके प्रैक्टिकल सम्स हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंडर राइटिंग क्या है। So what is underwriting? Underwriting is a process of assessing and selecting risk and determining the premium terms and conditions. तो बेसिकली क्या है, ये एक असेसमेंट है, एग्जामिनेशन है जो सेलेक्ट करता है रिस्क को, डिटरमाइन करता है प्रीमियम को। अब आप बोलोगे कि सर ये रिस्क तो पता है बट ये प्रीमियम क्या है। सो बेसिकली अंडर राइटिंग मोस्टली लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। ठीक है, अब ये अंडर राइटिंग के हिसाब से आपका कितना रिस्क है, ठीक है, वो रिस्क के हिसाब से आपको अपना जो प्रीमियम है, फाइनल प्रीमियम जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम लोग भरते हैं, वो प्रीमियम डिसाइड होता है। प्लस उसके कुछ टर्म्स रहते हैं और कुछ कंडीशंस रहते हैं, इनमें कुछ वेटिंग पीरियड्स भी होते हैं, राइट। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अंडर राइटिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग and selecting risk and determining the premium terms and conditions। अब ये पर्पस क्या है? टू गार्ड अगेंस्ट एंटी सिलेक्शन। मतलब कोई भी एंटी सिलेक्शन के लिए आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे ये काम करता है। एन एप्लीकेंट हु हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस सबमिट्स अ प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, अगर आपने आपका कोई बिल्डिंग, घर, उसका इंश्योरेंस कराया है तो पहले वो चेक करेंगे, सबसे पहले वो अंडर राइटिंग करेंगे कि हम जिसको गार्ड कर रहे हैं वो एंटी सिलेक्शन के लिए बरोबर है कि नहीं, राइट। तो जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है लॉस होने की। जो बिल्डिंग का हम इंश्योरेंस कर रहे हैं वो बिल्डिंग कितने सालों में गिर सकती है, क्या उसे गिरने के बाद हम कितना रिटर्न्स एज अ पे बैक देंगे, कितना परसेंट हम उन्हें इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं, कितना अमाउंट का इंश्योरेंस कवर देंगे, कितना अमाउंट का प्रीमियम हम उन्हें देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अंडर राइटिंग में देखते हैं। तो चार्ज प्रीमियम दैट इज कमेंसुरेट विथ रिस्क ट्रांसफर। अब कमेंसुरेट होना चाहिए जो रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रीमियम चार्ज करते हैं हम उसके लिए। अगर आप अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका इंश्योरेंस बहुत कम आता है, 500, मैक्स टू मैक्स 1000 2000 रुपया। लेकिन वही अगर आप अपने व्हीकल्स का, फोर व्हीलर्स का करते हो, अब फोर व्हीलर्स का भी डिपेंड करता है आप कितने रेंज का करते हो, 5 लाख का, 10 लाख का। थर्ड पार्टी अगर इंश्योरेंस करते हो तो वो भी बहुत ही कम चार्ज करता है प्रीमियम। लेकिन अगर आपको अपने व्हीकल का हर एक चीज़ कवर करना है तो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो हायर प्रीमियम चार्ज टू दोज विथ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। अब हायर प्रीमियम किनको चार्ज करते हैं? जिनका लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, जितने जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, अपने हेल्थ का इंश्योरेंस लेते हो या मेडिक्लेम, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर जितने जल्दी यंग एज में आप वो परचेज करके रखते हो, उतना ही जब आप बूढ़े होते जाते हो, आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते जाती है, आपको उसका सिक्योरिटी और सेफ्टी, ठीक है, आपको एज अ गार्ड वो मदद करता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या होगा हमको, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस निकालना है लेकिन अभी नहीं, और थोड़े 10 15 साल जाने दो, मतलब 35 40 ईयर्स के एज में जब आप वो इंश्योरेंस करवाते हो, तब तक आपको बहुत कुछ हो चुका हो सकता है। आपको डायबिटीज़ भी हुआ होगा, बीपी आपका हाई लो हुआ रहेगा, राइट। तो लॉस जो है कंपनी को, उस हिसाब से फिर आपको प्रीमियम चार्ज करेंगे, तभी आप बोलोगे यार इतना ज़्यादा प्रीमियम मैं कैसे पे कर सकता हूँ। एंड देन फाइनली हम लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं और इमरजेंसी में हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसका अंडरराइटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए।
Common features of underwriting: identify and evaluate risk, then select the risk, then determine premium, terms and conditions. तो आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट रिस्क में हम क्या देखते हैं? फिजिकल एंड मॉरल हजार्ड्स, ठीक है। फिजिकल हजार्ड्स में भी क्या क्या सब्जेक्ट से वो एसोसिएटेड है, क्या हमारे इंश्योरेंस के सब्जेक्ट में वो एसोसिएटेड है? फॉर एग्जांपल मोटर इंश्योरेंस में टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, फायर इंश्योरेंस है क्या, फायर इंश्योरेंस लेंगे तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है? मॉरल हजार्ड्स में केयरलेसनेस है क्या, अनरीजनेबलनेस है, फ्रॉड है कोई बंदा, ठीक है। तो मॉरल हजार्ड्स में हमें ये सारी चीज़ें देखते हैं, और आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट रिस्क में हम ये सारे पॉइंट्स को जनरली कंसिडर करते हैं। देन अगर रिस्क सेलेक्ट हुआ तो उसको एक तो कंपनी एक्सेप्ट करती है या फिर रिजेक्ट करती है। प्रपोजल ऑफ रिस्क इज नॉट रिजेक्टेड अनलेस it possess a considerably bad physical or moral hazard associated with। अगर बहुत ही ज़्यादा मॉरल हजार्ड है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देती है। देन डिटरमाइन प्रीमियम, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब यहाँ पे प्रीमियम का जो टर्म्स है, प्राइस है इंश्योरेंस का, वो फाइनल हो जाता है। अब जो रेट चार्ज है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका डिग्री ऑफ हजार्ड कितना है। देखिए फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी अर्गो अब जो है उसका जो प्रीमियम है 5 लाख के लिए, समझिए एक 18 to 30 ईयर्स या 18 to 25 ईयर्स के एज के लिए फॉर 3 lakhs आपको 8,000 रुपये पे करना है, ठीक है। और आपका एज बहुत यंग हो, आपको कोई हज़ार्ड नहीं है, तो आपको 3 लाख के लिए 8,000 रुपये ही पे करना है। लेकिन यही 30 ईयर्स ओल्ड रहेंगे, उनको 3 लाख का अगर प्रीमियम इंश्योरेंस देना है, तो उनका जो नॉर्मल चार्ट अमाउंट है, नॉर्मल प्रीमियम अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 15,000 है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेवल ऑफ डिग्री जो है आपका हजार्ड्स का, आपका जो रिस्क का, आपको बहुत कुछ हो चुका है, तो आपको 30,000, ठीक है, सॉरी 15,000 प्लस कुछ लोडिंग आपको लगा के देंगे। तो टोटल यूनिट ऑफ कवरेज रिक्वायर्ड रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ रिस्क ट्रांसफर। तो वो बेसिक प्रीमियम प्लस लोडिंग प्रीमियम आपको लगा के देंगे। सो रिस्क विद नॉर्मल हजार्ड भी चार्ज नॉर्मल रेट। अगर नॉर्मल हजार्ड्स है तो नॉर्मल रेट चार्ज करेंगे, और उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो डिपेंड करेगा हजार्ड्स के ऊपर कि कैसी आपकी बीमारी है, क्या कंपनी को लगता है कि आप ज़रा बहुत जल्दी क्लेम करोगे, ठीक है। वेटिंग पीरियड भी उसमें बहुत कुछ होता है। तो ये सारे कॉमन फीचर्स हैं अंडरराइटिंग्स के इंश्योरेंस के रिलेटेड। रिस्क विद एबनॉर्मल हजार्ड्स, दीज रिस्क आर एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग अंडरराइटिंग मेजर्स। अगर रिस्क इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, ये सारे जो रिस्क है एबनॉर्मल हजार्ड्स के लिए जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो रिस्क इम्प्रूवमेंट एक्सेप्टेड, वारंटीज, एक्सक्लूजन, रिस्ट्रिक्टेड कवर, एक्सेस एंड फ्रेंचाइज, ये सारी चीज़ें हैं जो टर्म्स है हमारे थोड़े समझ के बाहर है। लेकिन फ्रॉम इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई एबनॉर्मल हजार्ड है, जैसे किसी को कैंसर हो रहा है और उन्होंने कैंसर का पॉलिसी लिया, तो रिस्क तो बढ़ेगा ही, इम्प्रूव तो होगा, वारंटी तो देना पड़ेगा, कुछ एक्सक्लूजन्स रहेंगे, ठीक है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड कवर्स रहेंगे कि इतना ही चीज़ कवर होगा, सिर्फ कैंसर है तो कैंसर ही कवर होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कुछ फ्रेंचाइज मतलब आप कहीं सेलेक्टेड जगह में जाते हो तो वो भी हम कवर करके देंगे, ठीक है। तो ये सारे एबनॉर्मल हजार्ड जो है ये एक्सेप्टेबल है सब्जेक्ट टू दी अंडरराइटिंग। अब रिस्क इम्प्रूवमेंट क्या है? इट रिक्वायर्स द प्रपोजर टू अंडरटेक सर्टेन इम्प्रूवमेंट ऑन द रिस्क बिफोर रिस्क इज एक्सेप्टेबल टू द अंडरराइटर, ठीक है। तो आपको वो रिस्क में कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा बिफोर द अंडरराइटर्स एक्सेप्टेंस। अगर आप कोई घर का इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंस्टॉल फायर अलार्म, ऑटोमेटिक स्प्रिंकल वाटर, ताकि आग लगे तो आप तुरंत बुझा सको। तो बेसिक चीज़ है कि आप ये मत वेट करना कि बुझते जाए, मेरा तो इंश्योरेंस है, आग लगने दो, बुझाने नहीं जाना है, कवर तो मिल जाएगा, नहीं। आपको वो रिस्क जो है आपकी तरफ से कम रिस्क हो ऐसा आपको वो दिखाना है। वारंटीज इज इम्पोज टू कंट्रोल हजार्ड, हजार्ड्स को कंट्रोल करना है। एंश्योर नो एडिशनल हजार्ड इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। अगर आप बीमार हो, देखिए जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19 या कोरोना जो बोलते हैं हम लोग, तो कोरोना का भी एक अलग कोरोना कवच इंश्योरेंस है, ठीक है। अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, बिकॉज बहुत सारे इंश्योरेंस है, और कौन सी कंपनी बेस्ट है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं प्रैक्टिकली एज अ केस स्टडी, ठीक है। तो जब
इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? प्रिकॉशंस के लिए, ठीक है। अगर समझिए आपको कोविड हो गया, कोरोना हो गया और आप तभी जाकर बोलते हो कि मुझे कोरोना कवच पॉलिसी लेना है, तो वो नहीं होगा, बिकॉज आपको इंश्योर करना है कि आप हज़ार्ड से पहले ही वो पॉलिसी खरीदें, ठीक है। और ड्यूरिंग दी डिजीज़ या बीमारी जो है तभी आप वो प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते। सो टू इंश्योर नो एडिशनल हज़ार्ड इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। और एक और चीज़ उन्होंने बोला है कि एडिशनल हज़ार्ड कुछ है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते आप ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, यानी जब आप पॉलिसी परचेज करते हो, ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। पॉलिसी परचेज करने के 6 महीने बाद आप बोलते हो कि मुझे ये नया बीमारी था, मैंने बताया नहीं, तो यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तब यू कैन मेंशन दैट। और सेकंड चीज़ ये है, जैसे हमने कहा कि कोरोना हो गया है, तो उसके पहले अगर पॉलिसी ले लेते हैं एक सर्टेन पीरियड के पहले, तो आपको वो कवर मिलता, लेकिन ऑलरेडी आप डिजीज हो, कोरोना आपको लग गया है और आपका ट्रीटमेंट चालू है, देन आप पॉलिसी नहीं परचेज कर सकते। सो इंश्योरेंस रिकमेंडेशंस आर कैरिड आउट, इंश्योरेंस का रिकमेंडेशन जो है वो कैरी आउट करते हैं। एक्सक्लूजन क्या है? इंसर्टिंग अ क्लॉज टू एक्सक्लूड द इंश्योरेंस लाइबिलिटी फॉर सर्टन लॉसेस, फ्रॉम सर्टन लॉसेस। जो भी इंश्योरर है, जो भी कंपनी है, वो एक्सक्लूड करते हैं कुछ क्लॉज को लगाकर, क्योंकि उनके कुछ सर्टन लॉसेस है, वो लाइबिलिटीज है वो कम करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कवर है नैरोवर इंश्योरेंस कवरेज देन ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय द इंश्योर। नैरो इंश्योरेंस कवरेज देते हैं अगर कोई सर्टन रिस्ट्रिक्टेड हजार्ड है। एग्जाम्पल, प्रपोजर प्रपोज फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव मोटर पॉलिसी इंस्टेड ऑफर्ड फॉर थर्ड पार्टी पॉलिसी। तो प्रपोजल था कॉम्प्रहेंसिव मोटर पॉलिसी, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑफर फॉर थर्ड पार्टी पॉलिसी। सो रिस्ट्रिक्टेड कवर है, थर्ड पार्टी पॉलिसी लेंगे तो आप क्लेम नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट टू शोकेस दैट कि आपके गाड़ी का इंश्योरेंस है, ड्राइवर का इंश्योरेंस है, बट वो क्लेमेबल नहीं है थर्ड इंश्योरेंस पार्टी। द इंश्योर्ड is required to bear a specified amount of every loss। तो एक्सेस जब बात करते हैं तो required to bear specified amount of every loss। जो भी इंश्योर्ड है, जो भी इंश्योरेंस करवा के ले रहे हैं, उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो उनके तरफ से भरना है। एग्जाम्पल, लॉसेस ऑफ लेस देन RM400 कैन नॉट बी क्लेम। तो ये एक अमाउंट हो सकता है, ठीक है, आप इससे कम का क्लेम नहीं कर सकते। फ्रेंचाइज इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू मेक अ क्लेम इफ लॉस एक्सीड्स अ स्पेसिफिक अमाउंट। एक फ्रेंचाइज अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं और उससे ज़्यादा लॉस होता है तो आप क्लेम कर सकते हो। ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इन जनरल इंश्योरेंस में अगर आपको 24 आवर्स से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन किया है और आपका इंश्योरेंस कवर है तो आप क्लेम कभी भी कर सकते हो। Confirmation of acceptance. Terms and conditions accepted by the proposer. The insurer will confirm acceptance of risk proposed. Cover not note will be issued as a temporary evidence until the policy is issued. So terms and conditions proposers को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो भी इंश्योरर ने कवर किया है, और वो कंफर्म करते हैं एक रिस्क प्रपोजल से। कवर नोट भी वो टेम्पररी एविडेंस हमें देना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें आपको कवर होंगी, और टेम्परली आपको एक कवर नोट मिल जाएगा, मे बी बाय SMS, बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेशन और मे बी एन ईमेल, जब तक आपका पॉलिसी किट जो है, पॉलिसी नंबर जो है इशूड नहीं होता है तब तक। देन री इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस, दो कंसेप्ट है। री इंश्योरेंस, द इंश्योरर री इंश्योर्स saves the part of the risk which is in excess of his retention to the reinsurer। मतलब फिर से इंश्योरेंस करके लेना, एक पर्टिकुलर चीज़ का आपने इंश्योरेंस किया है तो उसका फिर से रिटेंशन करने के लिए आप क्या करते हो? री इंश्योरेंस करते हो। को इंश्योरेंस, टू और मोर इंश्योरर शेयर द ओरिजिनल रिस्क एंड ईच ऑफ देम इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्क। अगर आपका कोई बिल्डिंग है या फिर कोई एसेट है जिनको आपको इंश्योरेंस करना है, बट दो कंपनी अलग अलग आती है एंड देन दे से कि आधा अमाउंट का जो कवर है हम करेंगे, दूसरा हाफ जो है वो सामने वाली पार्टी करेगी, राइट। सो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस कंपनी नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी नंबर 2 साथ में आते हैं और वो 5-5 लाख रुपए का आपको रिस्क कवर करते हैं। तो ये है री इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस। अब प्रीमियम रेटिंग्स कैसे होता है? इंडिविजुअल रेट्स होता है, क्लास रेट्स होता है और मेरिट रेट्स होता है। इंडिविजुअल रेट्स में रेट चार्ज ऑन ईच रिस्क सेपरेटली विदाउट रेफरिंग टू अ मैनुअल और फॉर्मूला।
कोई भी मैनुअल नहीं देखते, हर एक का एज के हिसाब से हम रेट चार्ज करते हैं। लेकिन जब क्लास की बात आती है, लार्ज नंबर ऑफ रिस्क टू बी इंश्योर्ड अंडर अ क्लास ऑफ इंश्योरेंस इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस टू एस्टैब्लिश अ प्रीमियम रेट नोन एज क्लास रेट। अगर कोई लेबर है जो केमिकल में बहुत ज़्यादा काम करता है तो उनका प्रीमियम ज़्यादा होगा। कोई टीचर्स है जिनका सिर्फ बात करने के लिए उनको मेहनत लगता है एंड फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा नहीं है तो उनका रेट अलग होगा। एक ऐसा एम्प्लॉय है जो रेलवे में गवर्नमेंट में जॉब करते हैं बट अगेन बहुत ही हार्डकोर केमिकल के साथ उनका काम होता है और वो इंजीनियरिंग कामों में बिजी रहता है, तो उनका जो प्रीमियम है वो अलग होगा बिकॉज उनका जो क्लास है, क्लासिफिकेशन है, वो रिस्की है, हाईली रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, नो रिस्क है। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन उनको दिखाते हैं और उस हिसाब से प्रीमियम चार्ज करते हैं। देन मेरिट रेट्स में कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास एंड इंडिविजुअल रेट्स होता है। अगर आप नॉर्मल काम करते हो बट आपका एज ज़्यादा है तो आपको उस हिसाब से रेट चालू करेंगे और चार्ज करेंगे। तो अंडरराइटर डिटरमाइंस द क्लास रेट एंड एडजस्ट डिपेंडिंग ऑन द मेरिट्स। तो मेरिट के हिसाब से और आपके क्लास को डिटरमाइन करने के बाद वो उनके प्रीमियम एडजस्ट करते हैं। मेरिट इज डिटरमाइंड थ्रू द वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर को आप इवेलुएट करते हो और उस हिसाब से आपका मेरिट डिटरमाइन होता है। ग्रॉस प्रीमियम रेट इज मेड अप ऑफ प्योर प्रीमियम रेट। जो आपका ग्रॉस प्रीमियम है, ठीक है, वो आपका प्योर प्रीमियम है। लेकिन प्रीमियम रेट्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड क्लेम्स कॉस्ट। जितना भी क्लेम का कॉस्ट है उस हिसाब से आपको वो प्रीमियम रेट चार्ज करते हैं। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेंसेस एंड कमीशंस मार्जिन, कंटिजेंसी मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो एक्सपेंस जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन को, कमीशन जो भी आपके एजेंट्स को मिलता है या फिर बेनिफिशियरीज को मिलता है जो आपका काम करवा के देते हैं। देन कुछ कंटिजेंसी मार्जिन रहती है कंपनी को, वो अपने कंटिजेंसी या फिर इमरजेंसी के लिए वो लेते हैं। एंड देन उनका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीन कॉस्ट जो है इंक्लूड होता है प्रीमियम रेट में या प्रीमियम चार्ज में। अब मिनिमम प्रीमियम, मिनिमम सम इंश्योर्ड। मिनिमम प्रीमियम में क्या है? टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर्ड इशूइंग अ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मिनिमम प्रीमियम में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड करते हैं जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी का जो किट इशू करते हैं उसमें। लेकिन मिनिमम सम इंश्योर्ड क्या है? टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इशूइंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मिनिमम प्रीमियम is in general insurance policy, minimum sum insured is in uh, issuing a life insurance policy. रिफंड ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का रिफंड होता है। तो प्रीमियम इज रिफंडेबल फॉर फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और थ्रू अ प्रोविजन इन द पॉलिसी। अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो आपका प्रीमियम रिफंड मिल जाता है, इसलिए कहा गया है कंसिडरेशन। फेलियर ऑफ कंसिडरेशन अराइजेज व्हेन द लायबिलिटी व्हिच द इंश्योरर एज्यूम्ड हैज नॉट अटैच्ड और कमेंस्ड। ठीक है, तो ये फेलियर ऑफ कंसिडरेशन कब होता है? लाइबिलिटी जो है वो अटैच नहीं होता है, इंश्योरर जो एज्यूम करता है उस हिसाब से, और जो भी कमेंसमेंट उन्होंने की थी उस हिसाब से। समझिए आपका प्रीमियम 1 तारीख से चालू होने वाला था अक्टूबर से, बट समहाउ आपका इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चालू हुआ, सो कंसिडरेशन नहीं हुआ, एक्सेप्टेशन नहीं हुआ है, ना रिजेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नो इन्फॉर्मेशन। तभी जाके आपको आपका जो प्रपोजल है वो फेलियर एज अ डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद आपको प्रीमियम भी दे सकता है। अब कुछ टोटल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन एग्जिस्ट अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। दो सिचुएशन इन्होंने दिखाया है अभी। तो एक है वेसल इज इंश्योर्ड फॉर 12 मंथ फ्रॉम अ डेट बिकम्स अ टोटल लॉस बिफोर द डेट। तो वेसल जो है एक इंश्योरेंस का, वो 12 महीने का होता है और उस महीने में जो डेट से चालू होता है उसी साल के बाद बरोबर 12 महीने के बाद जो टोटल लॉस है वो हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सो वेसल इज इंश्योर्ड फॉर 12 मंथ फ्रॉम डेट एंड बिकम्स अ टोटल लॉस बिफोर द डेट, बिफोर दैट डेट। अगर आप क्लेम करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो आपका वो टोटल लॉस हो जाता है बिफोर दैट डेट क्लेम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अक्टूबर 2020 में पॉलिसी लिया और आपका जो 12 महीने का जो साइकिल है वो अगेन 1 अक्टूबर 2021 का है। ये एक पूरा 12 महीने का वेसल है। कार्गो पॉलिसी हैज़ बीन इश्यूड बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कैंसल्ड एंड नो शिपमेंट टेक्स प्लेस। तो कार्गो पॉलिसी आपने लिया है, ठीक है, और
आपने जो कॉन्ट्रैक्ट सेल है वो कैंसिल कर दिया और आपने शिपमेंट जो है वो भी नहीं बढ़ाया, तब जाके आपका पॉलिसी रिफंड हो जाता है। So short period premium rate is charged when insurance is affected for less than 12 months. अगर 12 महीने से कम कोई इंश्योरेंस रहता है या फिर प्रीमियम चार्ज करता है, दैट इज शॉर्ट पीरियड प्रीमियम रेट। जैसे कि हमें कोरोना यानी कोविड-19 के लिए कुछ पॉलिसीज हमने देखी है, और वो है शॉर्ट पीरियड प्रीमियम रेट, जिनको सिर्फ 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की एक पॉलिसी पीरियड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंडर राइटिंग को समझ लीजिए अच्छे से, इसके बाद भी और एक वीडियो बनाएंगे और एक लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे, जहाँ पे फिर से हम अंडर राइटिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर प्रॉब्लम्स, सम्स, illustrations. थैंक यू सो मच। बाय बाय।